To school.com English classes. We are going to study Indigo. This is the first chapter from Flamingo class 12th. हमने आपको लुइस फिशर के बारे में बता रखा था, आपको ये पर्टिकुलर फ्रेजेस भी बता रखे थे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें लुइस फिशर जो है 1942 में गांधी जी के पास जाया करते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी पिछली कहानी के बारे में, और गांधी जी जो है वही सारा कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। तो उन्होंने ये बता दिया था कि किस तरीके से एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति उनके पास आया और वो जो चंपारण एक जगह है वहाँ के कृषकों की समस्या को लेकर उनके पास आया था। काफ़ी पीछा किया और उसने काफ़ी लंबे टाइम तक गांधी जी के साथ रहा और फिर उसने उनसे प्रार्थना की कि मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया आपके साथ घूमते हुए, कृपया ऐसा करिएगा, एक डेट फिक्स कर दीजिएगा, है ना। तो उसने ऐसा कहने पर गांधी जी ने ये बताया, इस डेट को हम वहाँ पर कलकत्ता में होंगे और वहाँ पे आ जाना, अब मुझे ले जाना। तो उसके बाद क्या हुआ है, मंथ्स पास्ट, शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस। तो शुक्ला जो है वो कलकत्ता पहुँच जाते हैं, है ना, जैसा कि पीछे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे जाकर क्या करते हैं, शुक्ला बैठ जाया करते हैं, इंतजार करते रहते हैं बैठे बैठे तब तक जब तक कि गांधी जी वहाँ पे फ्री नहीं हो जाते, आ नहीं जाते। ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना। उसके बाद दोनों जो सिटी ऑफ पटना के लिए जो बिहार में वहाँ पे चलना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। शुक्ला उन्हें सीधा कहाँ पर लेके जाया करता है, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद ये वही वाले राजेंद्र प्रसाद हैं जो पहले तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, उसके बाद फिर भारत के प्रेसिडेंट बने थे, है ना। लेकिन अब क्या होता है कि वो जो हैं वो अपने उस टाउन में है नहीं, अपने घर पर है नहीं, वो कहीं बाहर चले गए हैं। उनके जो सर्वेंट्स हैं राजेंद्र प्रसाद के, वो उन्हें क्या समझा करते हैं कि एक कोई भूमिधर किसान वगैरह है और उसी के साथ एक और दूसरा किसान है। गांधी जी जिन्हें उन्हें भी, गांधी जी को भी उन कृषकों ने क्या समझा कि ये भी एक किसान है, और उन दोनों लोगों को कह दिया गया कि तुम ठीक है ज़मीन पे बैठ जाओ। अब वो ये समझ रहे थे कि वैसे ही ये परेशान करने के लिए आ जाते हैं ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस लॉयर रहे होंगे राजेंद्र प्रसाद उधर के, और ये जो राजकुमार शुक्ला हैं, ये इस तरीके के लोग वहाँ पर बहुत सारे जाते रहते होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी किन लोगों को, वहाँ के जो फार्मर्स थे, कृषक थे, उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो उन्होंने जो वहाँ के नौकर थे, उन्होंने भी यही समझा कि हमारे मालिक को परेशान करते रहते हैं, वही परेशान करने के लिए ये दोबारा से आ गए। उन्होंने वहाँ पे बैठने के लिए बोल दिया कि चलो ठीक है यहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन गांधी जी को उस वेल, जो वहाँ पे कुआं था ना, पहले के इस तरीके से हैंडपम्प वगैरह तो हर जगह होते नहीं थे, ना ही टैप हुआ करते थे, तो बैल वगैरह होते, तो वहाँ से पानी निकालने के लिए उनसे मना कर दिया गया, क्योंकि जो कृषक वगैरह हुआ करते थे उन्हें अछूत माना जाता था, है ना। उनकी छुई कोई भी चीज़ जो थी वो क्या हो जाती थी। पहले तो इन्होंने गरीब देखा, है ना, कपड़े फटे पुराने देखे, खेती करने वाले, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पिछड़ी नीची जाति के लोग हुआ करते थे, वो कृषक हुआ करते थे, खेतों वगैरह में काम किया करते थे, तो उन्होंने अभी तक तो उनकी कास्ट पूछी नहीं है, तो उन्हें अलाउ कर दिया कि ज़मीन पे बैठ जाओ। गांधी जी को भी ऐसा ही समझा गया, छुआछूत बहुत ही ज़्यादा प्रभाव में थी उस टाइम पे, तो इसलिए उन्हें परमिट नहीं किया गया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, उन्हें पानी खींचने के लिए मना कर दिया गया। इस वजह से लीस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स, अगर कुछ भी बूंदें उनकी बकेट से, बाल्टी से उस कुएं के अंदर गिर जाती हैं तो पूरा का पूरा कुआं जो है वो दूषित हो जाएगा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, अब वो कैसे बताएं कि भैया हम अनटचेबल नहीं हैं। अगर मान लो चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे कहने भी लगे मैं अनटचेबल नहीं हूँ, तो हो सकता है वो लोग ये समझ बैठे हैं कि ये प्यास बहुत तेज़ लगी है, इसकी वजह से ये झूठ बोल रहा है ना। तो वो ये बताना चाह रहे थे, लेकिन कैसे बताते। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, उन्होंने सबसे पहले तो ये सोचा कि क्यों ना मुजफ्फरपुर चला जाए, है ना। तो मुजफ्फरपुर जाने का उन्होंने निर्णय लिया। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण जाते हुए रास्ते में ही पड़ा करता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, तो वो जो थे थोड़ी और जानकारी जुटाना चाहते थे सॉरी, तो वो थोड़ी और ज़्यादा जानकारी जुटाना चाहते थे, क्योंकि शुक्ला जो थे वो बहुत सारी जानकारी उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, और उन्होंने इसी तरीके से जो था जे.बी. कृपलानी, जो कि एक प्रोफेसर थे ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में, उनके पास एक टेलीग्राम भेज दिया। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, टैगोर शांति निकेतन स्कूल जो है
जहाँ पर बहुत रिच पीपल पढ़ा करते हैं, उसी में ये मिले होंगे गांधी जी और जेवी कृपलानी। तो वहाँ से इन दोनों की जान पहचान हो गई थी। ये जो थे इन्होंने कभी बताया होगा कि हम ऐसे ऐसे वहाँ मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, तो इन्हें याद आ गया और गांधी जी ने इनके पास टेलीग्राम भेज दिया, है ना। तो द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। तो ये सन 1917 की बात है। 15 अप्रैल को आधी रात की लगभग ट्रेन वहाँ पे पहुँची थी। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी जो थे काफ़ी सारे बच्चों को वहाँ पर लेके आए थे। तब इस तरीके का नहीं था, इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए आधी रात को। तो पहले थोड़ा जो सिंसेरिटी थी टीचर्स को लेकर स्टूडेंट्स में पहले ज़्यादा हुआ करती थी। अभी 10-20 साल से इस तरीके का ट्रेंड चला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। गांधी stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. अब क्या था, कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद द लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हमने आपको बताया जेवी कृपलानी के लिए उन्होंने तार भेजा था और जेवी कृपलानी इन्हें रिसीव करने के लिए स्टेशन भी गए हुए थे बहुत सारे बच्चों को लेकर। लेकिन गांधी जी रुक किसके घर पे रहे हैं, ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिएगा। गांधी स्टेड हियर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। किसके घर पे रुके आके, प्रोफेसर मलकानी के घर पर। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ये जो थे एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, ये बहुत ही असाधारण चीज़ हुआ करती थी उन दिनों की बात है। भाई अंग्रेज़ों का शासन चल रहा है ना, और बहुत ज़ोर शोर पे है अंग्रेज़ों का शासन, पूरी तरीके से सत्ता उनके हाथ में है। तो इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, बड़ा ही असाधारण चीज़ हो जाया करती थी उन दिनों। गांधी कमेंटेड, गांधी बताते हैं, किसे बता रहे हैं, लुई फिशर को बता रहे हैं, वो 1942 में बैठे बैठे। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। भाई आज भी अगर देखो जो प्रोफेसर की वैल्यू हुआ करती है सोसाइटी में तो काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो अगर हम बेसिकली 12th ग्रेड तक के किसी भी टीचर को देखें जो लेक्चरर हैं इंटर कॉलेज में ही, उन्हें ही हम काफ़ी रिस्पेक्ट और उसकी काफ़ी पॉपुलर हुआ करते हैं, चारों तरफ लोग जानते हैं। और सोचो जब इस दौरान लोग हाई स्कूल करना, 10th क्लास करना भी इतना मुश्किल हुआ करता था, उस टाइम पे कोई प्रोफेसर हो, है ना, डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हो, तो कितनी वैल्यू होती होगी, कितने सारे लोग जानते होंगे उन्हें, बहुत दूर दूर तक वो पॉपुलर रहते होंगे, फेमस रहते होंगे। हाँ, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा फेमस रहते थे लेकिन उतने तो नहीं जितना कि प्रोफेसर। इसी वजह से अब अगर गांधी जी उनके घर पे रुकते जाके तो बवाल खड़ा हो सकता था, है ना। कमेंटेड फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर मैन लाइक मी, मेरे जैसे इंसान को पनाह देना किसी भी प्रोफेसर के लिए काफ़ी बड़ी बात, बहुत ही असाधारण चीज़ जैसी हो जाया करती थी। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. अब ये जो गांधी जी थे वो क्या थे, होम रूल। होम रूल से मतलब समझ रहे हो ना, जो बहुत फेमस लॉयर्स हुआ करते थे, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, वो किसके लिए काम किया करते थे, कंपनी के लिए काम किया करते थे। इट मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, उनके लिए काम किया करते थे, क्योंकि उसमें इन्हें बहुत अच्छी सैलरी भी मिला करती थी और काफ़ी डर भी ख़त्म हो जाया करता था, पूरी तरीके से संरक्षण भी मिल जाया करता था अंग्रेज़ों को। खुद ही नहीं तो ये लोग अंग्रेज़ जो थे वो मारा करते थे अगर अपनी सुरक्षा के लिए, खुद की या फिर अपने देश के कानून के लिए, क्योंकि देश का तो कोई कानून था ही नहीं, उनका ही कानून था। अब ये क्या थे, होम रूल के थे। होम रूल मतलब अपने खुद के भारत अलग ये समझते थे, अलग माना करते थे, उस हिसाब से काम किया करते थे। तो अब अगर मान लो कि कोई इंसान है गवर्नमेंट के एंटी होकर काम किया करता है, तो सोचो उसके लिए कितनी मुश्किल आ जाती है, देशद्रोही, विद्रोही, पता नहीं क्या क्या, तो उसको जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। इन द सेम में ना, तो गांधी जी जो थे वो गवर्नमेंट के अपोजिट काम कर रहे थे, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, होम रूल, है ना, होम रूल के एडवोकेट। तो अब अगर किसी के भी घर पे रुकेंगे जाके तो उसके भी घर की दिक्कतें बढ़ जाएंगी ना, उसके मुश्किल हो जाएगा उसको भी वहाँ पे सरवाइव कर पाना, कि तुमने एक जस्ट लाइक आतंकवादी को पनाह दी है, ऐसा कुछ वो हो जाएगा। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, एंड द एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। अब क्या था, गांधी जी जैसे कि हमने आपको बताया पहले से ही बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, जिसका नेम और पिक्चर जो है न्यूज़पेपर में छपता हो, और वो भी एक दिन नहीं, आए दिन, तो आप समझ सकते हो कि कितने पॉपुलर रहे होंगे गांधी जी उस टाइम पर,
जिसका आज भी अगर किसी का भी वो किसी भी तरीके का कोई पिक्चर न्यूज़पेपर में छप जाता है, तो हम अगर हमारा कहीं पे भी छप जाता है, नाम भी छप जाता है, उस कटिंग को लाकर घर पे रखा करते हैं ना, और सभी को दिखाया करते हैं। लेकिन इनका तो आए दिन छपता रहता है, तो ये वैसे ही भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। लेकिन जब ये पर्टिकुलर वर्क करने के लिए वहाँ पे गए, उन कृषकों की समस्या को सुनने के लिए वहाँ पे गए, तो क्या था, चारों तरफ ये खबर फैल गई कि गांधी जी जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक। Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. अब वो क्या थे, वहाँ के जो लोग थे, शेयरक्रॉपर्स थे। अब उन्होंने सोचा, उन्होंने सुना कि एक ऐसे ऐसे महात्मा गांधी जी जो हैं, वो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, वो हम लोगों की सहायता करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जब उन लोगों ने ये सुना, तो वो भी वहाँ से इकट्ठे होकर इनके दर्शन के लिए, इनके समर्थन के लिए वहाँ पर आना शुरू कर दिए। सब लोग जैसे भी पॉसिबल हो सका, जो पैदल चल सकते थे पैदल आए, और अपनी गाड़ियाँ वगैरह, बुलक कार्ट वगैरह लेकर आ सकते थे, वो गाड़ियाँ वगैरह लेकर आए। सभी लोग जो हैं इनसे मिलने के लिए आना शुरू कर दिए। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, है ना, कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। आपस में बातचीत हुई, गांधी जी ब्रीफ लेना चाहते थे, संक्षिप्त में सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करना चाहते थे। वहाँ के जो लॉयर्स थे, गांधी थे, वही जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक कर क्या पाओगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जानकारी तो सारी चाहिए लोकेलिटी की, किसी लोकल एरिया की। ये तो बाहर के रहने वाले थे। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट। उन्होंने क्या किया कि पीजेंट्स जो कृषक थे उनके ग्रुप्स बना लिए और उन्हें कहाँ लेकर जाया करते थे, कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने सब कुछ बताया। जो वहाँ के लोग आए थे ना, जो लॉयर्स थे, लोकल के लॉयर्स थे, उन्हें उनसे गांधी जी ने बात की, है ना। तो गांधी जी को उन लोगों ने सारी चीज़ें शेयर की, किस तरीके से कृषक जो हैं वो कोर्ट में जाया करते थे, अभी तक जाते रहे हैं, और अपने केसेस को ले लेकर रिपोर्टेड साइज ऑफ देयर फी। और उसके बदले में जो लॉयर्स, भाई अनपढ़ लोग जो हैं कोर्ट में तो बोल भी नहीं पाते हैं, वो बेचारे वहाँ पे जाकर कांपने लगते हैं खड़े होकर। तो इनका सारा का सारा मैटर जो होता है वो किसके थ्रू देखा जाता है, वो लॉयर्स होते हैं, उनके थ्रू। तो जब लॉयर्स ये सब कुछ किया करते थे उन लोगों के लिए, तो बहुत बड़ी फीस, बड़ी रकम उनसे वसूला करते थे, है ना। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी अब गांधी जी को मिल रही है कि भाई ये जो पहले से ही मरे हुए लोग हैं, ये बेचारे गरीब हैं, इतने ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, इनका खाने पीने की व्यवस्था पहले से ही नहीं है, और ये जिस चीज़ की झंझट से छूटना चाह रहे हैं, है ना, शेयर क्रॉपिंग से। अब अगर ये वहाँ परेशान है पहले तो, और परेशान होकर भाग कर आया करते हैं कानून का सहारा लेने के लिए, कोर्ट वगैरह के चक्कर लगाया करते हैं। यहाँ जो जो भी पैसा उनके पास बचा होता है वो और ऐंठ लिया जाता है बेचारों से, है ना। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो थी गांधी जी को पता चली। जब गांधी जी को ऐसा पता चला, गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने बहुत अच्छे से फटकार लगाई उन्होंने जो भी लॉयर्स थे वहाँ पे, उन सभी में, कि देखो तुम इस तरीके से कैसे कर सकते हो, मतलब ये कर क्या रहे हो। तो उन्होंने डांटा गांधी जी ने उनको। ही सेड आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। और फिर गांधी जी ने उन सभी लोगों को बताया, शेयर क्रॉपर्स को बताया, कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। अगर हम सपोज़ इस तरीके के केसेस को कोर्ट में लेकर भी जाते हैं तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, है ना, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रैस्ड एंड फियर स्टिकन। तब कोई फ़ायदा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पीजेंट्स हैं, जो कृषक हैं वहाँ के ना, वो बेचारे पहले से ही इतने दबे कुचले हैं ना, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, फियर स्टिकन, पूरे तरीके से डर बैठा हुआ है उनके हृदय में। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। तो अगर बाई चांस उन्हें वहाँ पे लेके भी जाते हैं और वहाँ पे ज़मींदार खड़ा हुआ है, उसने टेढ़ी नज़र करके देखा, तिरछी नज़र से इनकी तरफ, और वहाँ पे ब्रिटिशर्स खड़े हुए हैं, तो बेचारे डर की वजह से वैसे भी नहीं बोल पाते थे। अगर इनसे कुछ क्वेश्चन भी कर लिया जाए तो कांपने लगते, कोई बोलना कुछ चाहिए बोल कुछ देते, तो इससे कोई हल तो निकलने वाला था नहीं, है ना। इस वजह से गांधी जी ने सोचा कि ये जो डरे हुए लोग हैं, इन्हें लॉ कोर्ट्स ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, यूज़लेस साबित होंगे इनके लिए। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। अगर इन्हें आज़ाद करना है तो सबसे पहले लॉ कोर्ट्स और वो सारी चीज़ें तो बाद की हैं, पहले इनके दिल से कैसे भी डर निकाला जाए, है ना। तो अगर इनके दिल से डर निकल जाएगा तो हो सकता है फिर काम की चीज़ें आगे आएँ। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates.
तो ज़्यादातर जो एरेबल लैंड्स थी, एरेबल का मतलब होता है जोत योग्य भूमि, जहाँ पर उपज होती है, अनाज वगैरह हो पाता है या फसल हो पाती है, तो उसे एरेबल लैंड्स कहते हैं। तो उसे बड़े बड़े भूखंडों में बांटा गया था। ओन्ड बाई इंग्लिशमैन एंड वर्क बाई इंडियन टेनेंट्स। तो वहाँ पर क्या थे कि जो बड़े बड़े भूखंड थे उनका मालिक कौन हुआ करता था? इंग्लिशमैन हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे। और वहाँ पे काम किसके द्वारा किया जाता था? भारतीय किसानों के द्वारा। बेचारे मरते थे वहाँ पे कर कर के, और जो कुछ भी फसल वगैरह होती थी, जो भी उपज होती थी, वो ले वो जाते थे। इस तरीके की स्थिति रही थी हमारे भारत की जब हम गुलाम था हमारा भारत। द चीप कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। और उस टाइम पे अगर बात करी जाए कमर्शियल क्रॉप की, है ना, खाने पीने वाली अलग, कमर्शियल अलग होती है, जिसे मतलब पैसे पैसे के लिए करते हैं लोग, पैसा बेचकर थोड़ा सा आ जाता है। तो वहाँ पे जो आर्थिक उपज जो हुआ करती थी वो क्या थी? इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट देयर 20 or 15% of their holding with indigo and surrender entire indigo harvest as rent। तो उन्हें मजबूर कर दिया गया था बेचारों को। द लैंडलॉर्ड्स जो थे वहाँ के, उन्होंने उन्हें मजबूत कंपेल्ड कर दिया था, ऑल टीनेंट्स, वहाँ पे जितने भी वो बटाईदार वगैरह खेती करने वाले लोग थे, टू प्लांट 320, मतलब 320 पार्ट पर, या फिर 15% आप समझ सकते हो। अब जितनी भी आपकी भूमि है उसके 15% पे कम से कम आपको 15% भूमि पर क्या करना होगा? इंडिगो उगाना होगा। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। अब भाई इतनी मेहनत से करो, है ना, उस पर देखभाल करो, बुआई करो, सब मुश्किल से काट के निकाल के डालो उसे, और सारा का सारा ले कौन जाता था? अंग्रेज ले जाते थे, फालतू में ले जाते थे। मुश्किल से कृषक जो होते हैं, किसान जो होते हैं, इतना ही बचा पाते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा कमाई कहाँ हो पाती है। वही ये 15% के समथिंग जो अगर आप देखें, उसकी जुताई बुआई और सारी की सारी देखभाल, उसके बाद यही बचत हो पाती थी। और सारी सारी बचत जो थे वो कौन ले जाता था? अंग्रेज ले जाते थे। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये जो था ना वो बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा था। अब जी ये सब कुछ जो करके देना था ना, वो भी अपने पैसे ही से करके देना था। ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ दे के चले जाते थे कि ये लो बीज डाल देना, ये लो सिंचाई कर देना। सब कुछ खुद ही करना होता था। और जो भी अब सपोज़ आपने 10 बीघा किया और उसमें से 15% पे ये सब कुछ किया, 20 बीघा किया 15% ये, तो इतनी बचत होगी, और वो भी सब लेके चले जाते थे वो लोग। तो ये बहुत ज़्यादा कैसा हो गया था? कम्बरसम हो गया था उनके लिए, बहुत भारी रकम काम लगने लगा था। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था बहुत लॉन्ग टर्म, काफ़ी लंबी अवधि का। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो अब क्या था कि लैंडलॉर्ड्स जो थे उन्हें एकदम ये पता चल गया कि, क्या पता चला? कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है ना। सिंथेटिक का मतलब इसे उगाना नहीं पड़ेगा, नेचुरल तरीके से नहीं बनता है ना, तो सिंथेटिक ऐसी मशीनों से बनाया जा सकता है, ऐसा इंडिगो उसने तैयार कर लिया है। दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% agreement। अब इन्होंने क्या था, अंग्रेजों को ये पता चल गया कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो बनना चालू हो गया है, शुरू हो गया है। तभी इन्होंने क्या किया? चालाकी की। इन्होंने बहुत ज़्यादा चालाकी से उन लोगों से ये कह दिया कि भाई हम देखो ऐसा कर रहे हैं, आपके लिए एग्रीमेंट तैयार कर ही दे रहे हैं, ठीक है, आप हमें कुछ पैसे दोगे और हम आपको मुक्त कर देंगे, आपको दोबारा से ये जो इंडिगो उगाते हो ना, ये आपको नहीं उगाना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन कब की है? तब जब इन सारे के सारे कृषकों ने अपने खेतों में इंडिगो तैयार कर लिया है। लेकिन इन्हें पता क्या चल गया है कि जर्मनी, जो कि यूरोप में ही है, एक तरीके से पास में ही पड़ता है ना इन लोगों के कंट्री के, और ये जो इंडिगो यहाँ से जाया करता था तो ये इंग्लैंड जाया करता था, यहाँ से काफ़ी लंबा रहने, काफ़ी दूर पड़ता था। और सिंथेटिक है तो वैसे भी सस्ता पड़ेगा इन्हें, पहले तो कैरी करने का वो बचेगा, और दूसरा वहाँ से अगर परचेज़ करेंगे तो वैसे भी सस्ता पड़ेगा। तो इन्होंने सोचा कि ये अब तो इंडिगो का जो भी नील वगैरह की ज़रूरत है वो तो पूरी हो जाएगी इनकी, कहाँ से? जर्मनी से। तो इसका क्या होगा? इसका अब तो इनकी ज़रूरत ही ख़त्म थी, ये जो भारत में उगने वाला था इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। अब सोचो कि कृषकों के पास जो होगा, उन्हें क्या पता है कि इस इंडिगो को जो भी इनका बचा हुआ है खेतों में वो बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। उन्हें तो यही पता था कि भाई इसकी मार्केट में काफ़ी डिमांड रहती है और हम बेच के चले आएंगे, है ना। तो लेकिन ये बेचारे पढ़े लिखे थे नहीं। जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था और इन लोगों से ये एग्रीमेंट करवा लिया गया
कि आप ऐसा करिएगा, हमें इतना इतना पैसा दे दीजिए और ये जो आपकी व्यवस्था लंबे टाइम से चली आ रही है कि 15% पे आपको इंडिगो उगाना है, ये हम आपकी ख़त्म कर देते हैं। अब आपको 15% लैंड पर क्या नहीं करना पड़ेगा, इंडिगो नहीं उगाना पड़ेगा, है ना, आगे से इंडिगो नहीं उगाना पड़ेगा। ये सारी जो चीज़ें थी वो उनके सामने रख दी गई। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट व एक्स्ट्रा टू द पीजेंट्स। अब देखो, हमने आपको बताया इतने लंबे टाइम से बेचारे करते चले आ रहे थे, जो भी बचत होती थी सारा का सारा किसे दे दिया करते थे, उन्हीं लैंडलॉर्ड्स को। तो ये पहले से ही बहुत ज़्यादा चिड़ाऊ हो गई थी इन लोगों के लिए, तो वो छूटना चाहते थे किसी भी तरीके से कि ये बवाल है, इससे बचा जाए उतना ही अच्छा है। एंड मैनी साइन बिलिंगली, और बहुत सारे लोग परेशान हो चुके थे, इतने परेशान हो गए उन्होंने जाके खुद ही अपनी इच्छा से साइन कर दिए कि ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा जो तुम्हें चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन आप इससे मुझे मुक्त कर दो, बस ये है। दोज हु रजिस्टर्ड, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, भाई कुछ लोगों के पास पैसे होते भी नहीं हैं और कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये क्यों करवा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने जो था विरोध किया। एंगेज लॉयर्स, तो उन्हें क्या है, कानून और ये सब कुछ, जो गांव का व्यक्ति होता है ना, वो कोर्ट से बहुत डरता है, तो उसके चक्कर में इन्हें फंसा दिया गया, क्योंकि 2-4 को इस तरीके से फंसा दोगे तो और के सबके कान खड़े हो जाएंगे, पहले से ही बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और वो आके खुद ही साइन कर देंगे कि ठीक है भैया हम भी आ गए, हमें कोर्ट वगैरह कचहरी वगैरह से बहुत दूर रखना, हम इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और कुछ जो बचे थे उनके लिए लैंडलॉर्ड्स ने क्या था, ठग को हायर कर लिया। उन्होंने कहा कि ठग क्या किया करते थे, भैया गए, अच्छा तुमसे कितने 500 रुपये ले रहे हैं वो, 500, अरे हमने तो 600 देकर भी उसे छुड़ा लिया, किसी भी तरीके से बहुत बुरी चीज़ है, जितनी जल्दी हो सके इससे पीछा छुड़ाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके की बातें कर करके वो लोगों को मोटिवेट करते होंगे, है ना, ताकि लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से उस एग्रीमेंट पे साइन कर दें, पैसे दे दें उन्हें। तो ये ठगी मतलब ठगों को भी उन्होंने हायर किया और पैसे दे देकर ऐसा काम करवाने के लिए मोटिवेट किया। मीनवाइल द इन्फॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब हुआ क्या, ये जो प्रक्रिया सारी कुछ चल रही थी कि भाई अगर ये पैसा जो है ये सब दे रहे हैं, साइन कर रहे हैं, उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो ये भी सोचे कर रहे थे, जैसा कि हमने आपको बताया फसल तैयार थी इंडिगो की, उनका कुछ नहीं है, अगर 500-700 रुपये ये ले रहे हैं, मान लो उस टाइम की बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी ये, अगर 100 रुपये आपने किसी को दिए तो बहुत बड़ी राशि मानी जाती थी, 100 रुपीज़ में बहुत कुछ आ जाया करता था एट दैट टाइम, 1917 की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने अगर 100 रुपये देकर इस एग्रीमेंट से पीछे छुड़ाना था, तो कुछ लोगों ने ये भी सोचा चलो 50 रुपये का तो जो 15% ये लेकर जाया करते थे, तो 50 रुपये का तो जो इंडिगो है हमारे खेत में ही खड़ा हुआ है वो ही बिक जाएगा, है ना, तो उससे कुछ राहत मिल जाएगी और 50 रुपये चलो जा रहे हैं चले जाएँ, कम से कम इस बीमारी से ये जो 15% वाला सिस्टम है इससे कैसे भी पीछा तो छूटेगा। तो ये सोच कर भी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने साइन कर दिए थे। लेकिन अब क्या हुआ, तभी ये जो खबर थी किसकी, कि सिंथेटिक इंडिगो जर्मनी ने बना लिया, ये खबर जो थी वो अनपढ़ किसानों, अनपढ़ जो कृषक थे, लिटरेट पीजेंट्स थे, उनके पास पहुंच गई, उन लोगों के पास जिन्होंने अपनी इच्छा से खुद ही साइन कर रखे थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और फिर क्या था, अब वो जो लोग थे वो अपना पैसा वापस मांगने लगे कि भैया नहीं, तुमने हमारे साथ चीटिंग किया, हमारा पैसा वापस करो, हमारे साथ चीटिंग किया, हमारा पैसा वापस करो। ये हो रहा था वहाँ पे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। ये वो मुद्दा था जिसकी वजह से गांधी जी जो थे वो चंपारण में आए हुए थे। इतना आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा और फर्दर हम कंटिन्यू रखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।